दोस्तों, आंखें बंद करिए और अपने मन को अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में तैरने दीजिए। बहुत समय पहले, लगभग 13.8 अरब साल पहले, यूनिवर्स केवल एक अत्यंत गर्म और घना एनर्जी का बिंदु था। एक सिंगुलैरिटी, जहां समय और स्पेस का कोई अलग अस्तित्व नहीं था। फिर हुआ वह कॉस्मिक मोमेंट जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यूनिवर्स एक्सप्लोड हुआ, फैलने लगा, और उसी एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। ये वही क्षण था जब यूनिवर्स ने पहला मैटर फॉर्म करना शुरू किया और जन्म लिया हाइड्रोजन और हीलियम ने, यूनिवर्स के सबसे पहले और सबसे सरल एटॉम्स ने। कल्पना कीजिए, हाइड्रोजन के एटॉम्स यूनिवर्स की पहली लाइटनेस और सिंप्लिसिटी के प्रतीक थे। हीलियम के एटॉम्स ने इस अर्ली कॉस्मिक लैंडस्केप में स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर लाना शुरू किया। यह एनर्जी और मैटर का वह डांस था जिसने यूनिवर्स को धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड करना शुरू किया। धीरे धीरे ये हाइड्रोजन और हीलियम क्लाउड्स यूनिवर्स में विशाल नेब्यूली के रूप में फैल गए। ये वही क्लाउड्स थे जिनसे आने वाले समय में पहले ग्लोइंग स्टार्स का जन्म होगा। अब आप महसूस कर सकते हैं, यूनिवर्स के इन शुरुआती क्लाउड्स में टाइनी फ्लक्चुएशंस और डेंसिटी पॉकेट्स बनने लगे। हर पॉकेट में ग्रेविटी का जेंटल पुल काम करने लगा, और वहीं जहां मैटर सबसे घना था, पहले सुपरमासिव स्टार्स बनने की संभावना उत्पन्न हुई। ये स्टार्स ऑर्डिनरी नहीं थे, इतने विशाल और चमकदार कि उनके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आसपास के गैसेस और नेब्यूला को इग्नाइट कर सकते थे। यूनिवर्स में पहली बार लाइट और हीट का अनुभव हुआ। हर ग्लोइंग पार्टिकल, हर एनर्जी पल्स यूनिवर्स के नए चैप्टर्स को लिख रहा था। सोचिए, ये स्टार्स केवल ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, इनकी ऊर्जा ने अगले स्टार्स के फॉर्मेशन की नींव रखी। इनकी फ्यूजन रिएक्शंस ने फर्स्ट हैवी एलिमेंट्स बनाए, जो भविष्य में प्लैनेट्स, मून्स और जीवन के लिए एसेंशियल होंगे। हर कॉस्मिक पल्स, हर एनर्जी बर्स्ट यूनिवर्स में मैटर और रेडिएशन के नए पाथवेज बना रहा था। हर स्टार अपने चारों ओर एनर्जी और मैटर को ऑर्गेनाइज कर रहा था, और इसी डायनामिक इंटरप्ले से यूनिवर्स धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड होने लगा। और आज 13.8 अरब साल बाद इस अनंत यूनिवर्स में लगभग 10 लाख करोड़ खरब से लेकर 100 लाख करोड़ खरब तारे मौजूद हैं। इतने कि अगर तुम हर तारे को गिनने में सिर्फ 1 सेकंड लगाओ तो सारे तारे गिनने में तुम्हें 10 ट्रिलियन साल लग जाएंगे। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, और ऐसी गैलेक्सियां ट्रिलियन में हैं। यानी जब भी तुम आसमान की ओर देखते हो, हर एक तारा एक नई कहानी की शुरुआत है। दोस्तों, यही वह कॉस्मिक स्टेज है जहां से हमारी जर्नी शुरू होती है, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे पहले स्टार्स, पॉपुलेशन 3, सुपरमासिव जायंट्स, नेब्यूला से नए स्टार्स का जन्म, स्टार्स के प्रकार, उनका एवोल्यूशन और इम्पोर्टेंस, और उनका रोल इन यूनिवर्स की स्ट्रक्चर और डायनामिक्स। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन के लिए, जहां हम स्टार्स की दुनिया में प्रवेश करेंगे और समझेंगे कि ये स्टार्स हमारे यूनिवर्स के सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दोस्तों, आप महसूस कर सकते हैं इन फर्स्ट सुपरमासिव स्टार्स की ताकत, उनका साइज और एनर्जी। जैसे यूनिवर्स में हर जगह वाइब्रेशंस फैल रही हों। हर फ्यूजन रिएक्शन यूनिवर्स के इतिहास में नया चैप्टर लिख रही है, और यही हमारी स्टार्स की जर्नी का पहला कदम है। दोस्तों, अब हम यूनिवर्स की उस पहली पीढ़ी के स्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं।
जिन्हें हम पॉपुलेशन 3 कहते हैं। ये स्टार्स ऑर्डिनरी स्टार्स नहीं थे। ये पहले सुपरमासिव जायंट्स थे जिन्होंने यूनिवर्स की पहली रोशनी फैलाई। कल्पना कीजिए, यूनिवर्स के हाइड्रोजन और हीलियम क्लाउड्स में फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। कुछ रीजन्स थोड़े डेंस, कुछ थोड़े स्पार्स। जहां मैटर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, वहीं ग्रेविटी ने काम करना शुरू किया। हाइड्रोजन और हीलियम के एटॉम्स कोलाइड होने लगे और पहले प्रोटोस्टार्स का जन्म हुआ। लेकिन ये प्रोटोस्टार्स छोटे नहीं थे। ये सुपरमासिव स्टार्स थे जिनका मास आज के स्टार्स की तुलना में कई गुना ज्यादा था। इतने विशाल कि उनकी एनर्जी और रेडिएशन पूरे नेबुला को इल्यूमिनेट कर रही थी। इन स्टार्स के भीतर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। हाइड्रोजन ने हीलियम में ट्रांसफॉर्म होना शुरू किया और इसी फ्यूजन प्रोसेस ने यूनिवर्स को पहला प्रकाश दिया। यूनिवर्स के अंधकार में पहली बार ग्लोइंग जायंट्स ने एंट्री ली। सोचिए, इन स्टार्स की लाइफ स्पैन थोड़ी कम थी, लेकिन उनके योगदान का महत्व अविश्वसनीय था। इनकी फ्यूजन रिएक्शंस ने फर्स्ट हैवी एलिमेंट्स बनाना शुरू किया, जिनकी वजह से भविष्य में प्लैनेट्स, मून्स और लाइफ के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स आए। ये स्टार्स केवल लाइट और हीट का स्रोत नहीं थे। ये यूनिवर्स की फर्स्ट केमिकल पाथवेज के क्रिएटर्स थे। इनके डेथ के बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स ने इन एलिमेंट्स को आसपास फैलाया और नेबुला में नई स्टार फॉर्मेशन की संभावना तैयार की। पॉपुलेशन 3 स्टार्स के बारे में सबसे फैसिनेटिंग बात यह थी, इनका मास इतना अधिक था कि कुछ स्टार्स लाखों या करोड़ों साल में एक्सप्लोड हो गए और उनके रेमनेंट्स, ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स यूनिवर्स में स्ट्रक्चर और डायनामिक्स का हिस्सा बने। दोस्तों, ध्यान दीजिए, इन फर्स्ट सुपरमासिव स्टार्स ने यूनिवर्स के एवोल्यूशन को डिफाइन किया। इनकी ग्लोइंग एनर्जी ने नेबुला को कॉम्प्रेस किया और अगले जनरेशन के स्टार्स की बर्थ की नींव रखी। अब आप विजुअलाइज कीजिए, यूनिवर्स में लाखों ग्लोइंग जायंट्स। हर स्टार अपने चारों ओर हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स को मैनिपुलेट कर रहा है। हर सुपरनोवा एक्सप्लोजन ने नए केमिकल एलिमेंट्स फैलाए और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को धीरे धीरे इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स बनाया। पॉपुलेशन 3 स्टार्स केवल स्टार्स नहीं थे, ये यूनिवर्स के आर्किटेक्ट्स थे। यूनिवर्स की पहली लाइट, फर्स्ट एनर्जी पल्सेस और फर्स्ट केमिकल पाथवेज के क्रिएटर्स थे। दोस्तों, यह हमारी जर्नी का पहला रियल एक्सप्लोरेशन स्टेप है, जहां हम समझते हैं कि कैसे यूनिवर्स ने पहली बार स्टार्स को जन्म दिया और कैसे ये स्टार्स आने वाले बिलियंस ईयर्स में गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और जीवन के लिए फाउंडेशन बने। कल्पना कीजिए, एक विशाल नेबुला में ग्लोइंग सुपरमासिव स्टार्स। हर स्टार अपने चारों ओर हाइड्रोजन और हीलियम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। यूनिवर्स की पहली स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का यह दृश्य एक कॉस्मिक बैले की तरह अनफोल्ड हो रहा है और यही हमारी नेक्स्ट पॉइंट की शुरुआत है, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे स्टार फॉर्मेशन, नेबुला से नए स्टार्स कैसे जन्म लेते हैं और कैसे यूनिवर्स के डायनामिक्स में एनर्जी और मैटर इंटरैक्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम यूनिवर्स के उन रीजन्स की यात्रा करेंगे जहां हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स नेबुला के रूप में फैलते हैं। यह वही कॉस्मिक क्लाउड्स हैं जहां नए स्टार्स जन्म लेने की संभावना हमेशा रहती है। कल्पना कीजिए,
एक विशाल ग्लोइंग नेब्यूला, धूल और गैस की मोटी परतों से भरा, यूनिवर्स में फर्स्ट लाइट से इल्यूमिनेट होता हुआ। हर रीजन में मैटर अपने ग्रेविटेशनल पुल के साथ धीरे धीरे कॉन्डेंस हो रहा है। इन डेंस रीजन्स को हम मोलिक्यूलर क्लाउड्स कहते हैं। यह वही स्टेलर नर्सरीज हैं जहां मैटर की एग्रीगेशन और कॉम्प्रेशन की प्रक्रिया से प्रोटोस्टार्स का निर्माण होता है। प्रत्येक प्रोटोस्टर के चारों ओर गैस और डस्ट का एक रोटेटिंग डिस्क बनता है, जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। यह डिस्क भविष्य में प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉयड सिस्टम्स का निर्माण करेगा। अब ध्यान दीजिए, ग्रेविटी, प्रेशर और टेम्परेचर की डायनामिक इंटरैक्शन प्रोटोस्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करने के लिए जरूरी एनर्जी क्रिएट करती है। जैसे ही हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू होता है, प्रोटोस्टर एक फुली फ्लेज्ड स्टार में बदल जाता है। सोचिए, ये प्रोसेस लाखों सालों तक चलता है। नेब्यूला के भीतर छोटे और बड़े प्रोटोस्टार्स बनते हैं, कुछ मास में छोटे, कुछ सुपरमासिव। हर स्टार अपनी एनर्जी और रेडिएशन से सराउंडिंग नेब्यूला को इन्फ्लुएंस करता है और नए स्टार फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस को शेप करता है। दोस्तों, नेब्यूला केवल ग्लोइंग क्लाउड्स नहीं हैं। ये यूनिवर्स की स्टेलर फैक्ट्रीज हैं, जहां मैटर और एनर्जी इंटरैक्ट करके नेक्स्ट जनरेशन स्टार्स को जन्म देती हैं। इन स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूजन होते हुए हैवी एलिमेंट्स का निर्माण शुरू होता है, जिनकी वजह से यूनिवर्स में केमिकल डाइवर्सिटी बढ़ती है और प्लैनेट्स, मून्स और अल्टीमेटली लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार होते हैं। ध्यान दीजिए, नेब्यूला की डेंसिटी, टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोटोस्टार्स के बर्थ और एवोल्यूशन को कंट्रोल करती हैं। अलग अलग नेब्यूला अलग अलग टाइप्स के स्टार्स जन्म देते हैं, कुछ मैसिव, कुछ स्मॉल, कुछ शॉर्ट लिव्ड, कुछ लॉन्ग लिव्ड। अब आप विजुअलाइज कीजिए, एक नेब्यूला के भीतर हजारों प्रोटोस्टार्स साइमल्टेनियसली जन्म ले रहे हैं। हर स्टार अपने चारों ओर ग्लोइंग गैस और डस्ट को मैनिपुलेट कर रहा है और हर स्टार एक नई एनर्जी पल्स के साथ यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। दोस्तों, यही वह कॉस्मिक प्रोसेस है जो यूनिवर्स के हर गैलेक्सी में हर समय रिपीट होता है। स्टार फॉर्मेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो यूनिवर्स की ब्यूटी, डाइवर्सिटी और स्ट्रक्चर को लगातार शेप करता है। इस प्रोसेस से हम यह भी समझ सकते हैं कि स्टार्स के बर्थ, एवोल्यूशन और डेथ साइकिल्स यूनिवर्स के डायनामिक्स और केमिकल एवोल्यूशन में कैसे इंटीग्रेट होते हैं। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे स्टार्स के मास, टाइप और लाइफ स्पैन के आधार पर उनकी एवोल्यूशन और किस तरह से ये स्टार्स यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में अपनी परमानेंट इम्प्रिंट छोड़ते हैं। दोस्तों, अब हम उन स्टार्स की यात्रा करेंगे जिन्होंने यूनिवर्स में लाइट, एनर्जी और मैटर को शेप किया, जिनके जन्म के बाद उनका एवोल्यूशन यूनिवर्स की स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री को बदलता है। कल्पना कीजिए, यूनिवर्स के मोलिक्यूलर क्लाउड्स में प्रोटोस्टार्स बन चुके हैं। हर प्रोटोस्टर में हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू हो गया है। अब ये स्टार्स मेन सीक्वेंस में एंटर करते हैं। यह वह फेज है
जहां स्टार्स अपने जीवन का सबसे लंबा और स्टेबल पीरियड बिताते हैं। मेन सीक्वेंस स्टार्स अपनी मास के अनुसार एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। छोटे स्टार्स जैसे रेड डवार्फ्स कई अरब साल तक शाइन करते हैं, जबकि मैसिव स्टार्स सुपर जायंट्स बहुत तेजी से बर्न होकर जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हर स्टार अपने मास और कॉम्पोजिशन के अनुसार इवॉल्व करता है। मीडियम मास स्टार्स धीरे धीरे एक्सपैंड होकर रेड जायंट बनते हैं। मैसिव स्टार्स सुपर जायंट्स बनकर अपनी एनर्जी और प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में बदलता है। हीलियम फ्यूजन शुरू होता है और हेवियर एलिमेंट्स कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन यूनिवर्स में नए केमिकल पाथवेज के लिए तैयार होते हैं। मैसिव स्टार्स के लिए यह एवोल्यूशन और भी फैसिनेटिंग है। जब इनका कोर हाइड्रोजन और हीलियम से डिप्लीशन कर देता है तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स शुरू होता है, और यह कोलैप्स इतनी तेजी से होता है कि कोर में एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट होता है। इसी से हैवी एलिमेंट्स आयरन, निकल का निर्माण होता है। फिर आता है स्टेलर डेथ का फेज। मैसिव स्टार्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के रूप में यूनिवर्स में एनर्जी और एलिमेंट्स रिलीज करते हैं। ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स केवल डिस्ट्रक्शन नहीं हैं, ये यूनिवर्स की केमिकल एनरिचमेंट और नए स्टार फॉर्मेशन के लिए फाउंडेशन हैं। मीडियम मास स्टार्स जैसे हमारे सन अपने जीवन के अंत में प्लैनेटरी नेब्यूला छोड़ते हैं और कोर में व्हाइट ड्वार्फ बनता है। यह व्हाइट ड्वार्फ धीरे धीरे कूल होकर ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। दोस्तों, स्टार्स का एवोल्यूशन केवल उनके लाइफ साइकिल तक सीमित नहीं है। यह एंटायर यूनिवर्स के डायनामिक्स, केमिकल पाथवेज और फ्यूचर स्टार फॉर्मेशन को डिफाइन करता है। हर एनर्जी बर्स्ट, हर एक्सप्लोजन यूनिवर्स में मैटर और रेडिएशन के न्यू इंटरैक्शंस पैदा करता है। कल्पना कीजिए, एक मैसिव सुपर जायंट स्टार एक्सप्लोड हो रहा है। यूनिवर्स में लाइट, हीट और हैवी एलिमेंट्स फैल रहे हैं और नेब्यूला में नए स्टार्स जन्म लेने की संभावना बन रही है। यह साइकिल हमेशा चलती रहती है। यूनिवर्स की स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन को कंटिन्यूअसली शेप करती है। स्टार्स केवल चमकते ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, वे कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स हैं। यूनिवर्स के मैटर, एनर्जी और केमिकल एवोल्यूशन के प्राइमरी ड्राइवर्स हैं, और यही वह कॉस्मिक जर्नी है जहां हर स्टार अपने बर्थ से लेकर डेथ तक यूनिवर्स की कहानी लिखता है। हर फ्यूजन रिएक्शन, हर सुपरनोवा एक्सप्लोजन यूनिवर्स के अगले बिलियन ईयर्स के स्ट्रक्चर के लिए ब्लूप्रिंट बनाता है। दोस्तों, अब जब हम स्टार्स के एवोल्यूशन और लाइफ साइकिल्स को समझ चुके हैं, तो अगली स्टेप में हम एक्सप्लोर करेंगे स्टार्स के मास और टाइप के आधार पर उनके अलग अलग डेस्टिनी, और कैसे ये स्टार्स यूनिवर्स में डाइवर्स फिनोमेना को जन्म देते हैं। दोस्तों, अब हम यूनिवर्स की स्टेलर डाइवर्सिटी की ओर कदम बढ़ाते हैं। हर स्टार यूनिक होता है, लेकिन साइंटिस्ट्स ने सेंचुरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन के बाद स्टार्स को कैटेगराइज करना शुरू किया। इस कैटेगराइजेशन को हम स्टेलर क्लासिफिकेशन कहते हैं।
क्लासिफिकेशन में मेन क्राइटेरिया हैं स्टार का टेम्परेचर, कलर, ल्यूमिनोसिटी और मास। कल्पना कीजिए, रात के आसमान में हजारों स्टार्स, कुछ नीले, कुछ लाल, कुछ सफेद। इनके रंग उनके टेम्परेचर और केमिकल कॉम्पोजिशन को दर्शाते हैं। सबसे पहली और वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन है O, B, F, G, K, M सीक्वेंस। O टाइप स्टार्स सबसे हॉटेस्ट और मैसिव होते हैं। नीले रंग के ये स्टार्स एक्सट्रीम एनर्जी और ल्यूमिनोसिटी देते हैं। बी टाइप स्टार्स थोड़े छोटे और थोड़े कूल होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत तेज और ल्यूमिनस। और एफ स्टार्स व्हाइट और येलोइश व्हाइट दिखाई देते हैं, जैसे हमारा सन जी टाइप स्टार है। येलोइश कलर, मॉडरेट टेम्परेचर, लॉन्ग लिव्ड मेन सीक्वेंस स्टार। के और एम टाइप स्टार्स छोटे और रेड ड्वार्फ्स के रूप में पाए जाते हैं। ये स्टार्स धीरे धीरे बर्न होते हैं और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक शाइन करते हैं। यूनिवर्स में ये सबसे कॉमन स्टार्स हैं। दोस्तों, स्टार क्लासिफिकेशन केवल कलर और टेम्परेचर तक सीमित नहीं है। ल्यूमिनोसिटी की स्टार कितनी ऊर्जा एमिट करता है और मास की स्टार कितना बड़ा और हैवी है। इन दोनों पैरामीटर्स से स्टार्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है। स्टार्स के टाइप हमें उनके एवोल्यूशनरी पाथ के बारे में भी बताते हैं। मैसिव ओ और बी टाइप स्टार्स जल्दी एग्जॉस्ट होते हैं और सुपर जायंट्स में बदलते हैं। रेड ड्वार्फ्स और के एम स्टार्स लंबे समय तक मेन सीक्वेंस में रहते हैं। प्लैनेटरी नेबुला या सुपरनोवा इनके डेथ के बाद के फिनोमेना को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा स्टार्स को स्पेशल टाइप्स में भी डिवाइड किया गया है, जैसे वेरिएबल स्टार्स जो अपनी ब्राइटनेस पीरियोडिकली बदलते हैं। बाइनरी स्टार्स, दो स्टार्स जो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में रिवॉल्व करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स और पल्सार्स, मैसिव स्टार के डेथ के बाद एक्सट्रीम डेंसिटी वाले स्टार्स। कल्पना कीजिए, मिल्की वे गैलेक्सी में हर स्टार अपने टाइप के अनुसार बिहेवियर दिखा रहा है। हर स्टार का कलर, टेम्परेचर और ल्यूमिनोसिटी यूनिवर्स के ओवरऑल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। क्लासिफिकेशन से हमें स्टार्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, केमिकल कॉम्पोजिशन, फ्यूजन डायनामिक्स और डेथ प्रोसेस समझने में मदद मिलती है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्टार कब सुपरनोवा होगा, कौन सा स्टार प्लैनेटरी नेबुला छोड़ेगा और कौन सा स्टार अपने मास के अनुसार ब्लैक होल बन जाएगा। दोस्तों, यूनिवर्स की स्टेलर डाइवर्सिटी अनंत है। हर टाइप का स्टार एक अलग कॉस्मिक स्टोरी कहता है। ओ, बी, एफ, जी, के, एम सीक्वेंस केवल लेबल्स नहीं हैं। ये हमें यूनिवर्स की एनर्जी, स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन को समझने की देते हैं। अब आप विजुअलाइज कीजिए, एक गैलेक्सी के भीतर सभी प्रकार के स्टार्स, हर कलर, हर ब्राइटनेस, हर मास के स्टार्स एक कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा की तरह यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को हार्मोनियस बना रहे हैं। और यही स्टेलर क्लासिफिकेशन हमें बताता है कि यूनिवर्स ऑर्गेनाइज्ड है। हर स्टार अपने टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार यूनिवर्स की एवोल्यूशन और केमिकल एनरिचमेंट में अपनी भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, अगले स्टेप में हम एक्सप्लोर करेंगे स्टार्स के मास और टेम्परेचर के आधार पर उनके एवोल्यूशन और डेथ सिनारियोज,
और यूनिवर्स में उनके विविध प्रभावों को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, अब हम उस कॉस्मिक फैक्टर की ओर कदम बढ़ाते हैं जो स्टार्स के जीवन और उनकी एवोल्यूशन को पूरी तरह नियंत्रित करता है, और वह है स्टार का मास। कल्पना कीजिए, दो स्टार्स नेब्यूला में जन्म लेते हैं, एक छोटा, एक विशाल। मास अलग होने की वजह से इनकी एनर्जी आउटपुट, टेम्परेचर और लाइफ स्पैन भी पूरी तरह अलग होगी। छोटे स्टार्स, रेड डवार्फ्स, बहुत धीरे बर्न करते हैं। उनकी हाइड्रोजन फ्यूजन रेट कम होती है, इसलिए ये स्टार्स बिलियंस या ट्रिलियंस साल तक शाइन करते हैं। यही कारण है कि यूनिवर्स में सबसे कॉमन स्टार्स रेड डवार्फ्स ही हैं। मैसिव स्टार्स ओ या बी टाइप बहुत तेजी से बर्न करते हैं। हाइड्रोजन जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। इनकी लाइफ स्पैन कुछ मिलियन से लेकर कुछ 100 मिलियन ईयर्स तक होती है, लेकिन उनके इम्पैक्ट और एनर्जी आउटपुट का असर पूरे नेब्यूला और सराउंडिंग गैलेक्सीज में पड़ता है। दोस्तों, मास केवल लाइफ स्पैन ही नहीं निर्धारित करता, यह स्टार के डेथ सिनारियो को भी डिफाइन करता है। मीडियम मास स्टार्स जैसे सन रेड जायंट बनकर प्लैनेटरी नेब्यूला छोड़ते हैं और कोर व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। मैसिव स्टार्स सुपर जायंट बनते हैं और उनके अंत में स्पेक्टेक्युलर सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं। कुछ केसेस में कोर ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाता है या न्यूट्रॉन स्टार के रूप में बच जाता है। सोचिए, मास का छोटा सा वेरिएशन स्टार के पूरे जीवन और डेथ पाथ को बदल देता है। यूनिवर्स के लिए यह बिल्कुल नेचुरल और बैलेंस्ड प्रोसेस है। दोस्तों, स्टार का मास ही उसके टेम्परेचर, ल्यूमिनोसिटी और फ्यूजन रेट को डिफाइन करता है। मैसिव स्टार्स की एनर्जी इतनी अधिक होती है कि वे अपने नेब्यूला को हीट और इल्यूमिनेट कर देते हैं। छोटे स्टार्स अपनी स्टेडी लाइट से यूनिवर्स में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। अब आप विजुअलाइज कीजिए, यूनिवर्स में हर स्टार अपने मास के अनुसार एवोल्यूशन पाथ फॉलो कर रहा है। कुछ बिलियन साल तक स्टेबल शाइन कर रहे हैं, कुछ मिलियन साल में एक्सप्लोड हो रहे हैं, और हर स्टार अपने डेथ के बाद मैटर और एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। इस प्रकार मास और लाइफ स्पैन ही स्टार्स की टाइमिंग मैकेनिज्म है। यूनिवर्स के एवोल्यूशन, केमिकल एनरिचमेंट और नेक्स्ट जनरेशन स्टार्स की फॉर्मेशन में एक प्रेसाइज क्लॉक की तरह काम करते हैं। दोस्तों, अगले स्टेप में हम एक्सप्लोर करेंगे स्टार्स के न्यूक्लियर फ्यूजन के डिफरेंट टाइप्स और किस तरह ये रिएक्शंस स्टार्स की लाइफ स्पैन और ल्यूमिनोसिटी को शेप करते हैं। दोस्तों, अब हम यूनिवर्स की उन प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं जो स्टार्स को चमकने और ग्लोइंग एनर्जी प्रदान करती है, और वह है न्यूक्लियर फ्यूजन। कल्पना कीजिए, एक स्टार के कोर में एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर हैं। हाइड्रोजन एटॉम्स इतनी तेजी से कोलाइड करते हैं कि वे फ्यूज होकर हीलियम में बदल जाते हैं। इस फ्यूजन प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी केवल हीट और लाइट तक सीमित नहीं है, यह रेडिएशन के रूप में स्टार के आउटर लेयर्स तक पहुंचती है और स्टार को ग्लोइंग ऑब्जेक्ट बनाती है।
यही कारण है कि हम स्टार्स को नाइट स्काई में देख पाते हैं। दोस्तों, फ्यूजन प्रोसेस स्टार्स की लाइफ स्पैन और ल्यूमिनोसिटी को डिफाइन करता है। मैसिव स्टार्स में फ्यूजन रेट बहुत तेज होती है, इसलिए ये स्टार्स जल्दी बर्न हो जाते हैं। छोटे स्टार्स जैसे रेड ड्वार्फ्स धीरे बर्न करते हैं, इसलिए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अरबों साल होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन से केवल हीलियम नहीं बनता, हेवी स्टार्स में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, आयरन जैसे एलिमेंट्स भी बनते हैं। ये एलिमेंट्स यूनिवर्स में केमिकल डाइवर्सिटी और फ्यूचर स्टार फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल हैं। सोचिए, यूनिवर्स में हर स्टार एक एनर्जी रिएक्टर की तरह काम कर रहा है। मास, टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन के आधार पर फ्यूजन का रेट और आउटपुट अलग होता है, और यह आउटपुट पूरी गैलेक्सी और सराउंडिंग नेबुला को इन्फ्लुएंस करता है। फ्यूजन का यह प्रोसेस केवल स्टार्स तक सीमित नहीं है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के दौरान भी हैवी एलिमेंट्स बनते हैं और यूनिवर्स में डिस्पर्स होते हैं। इसे फ्यूचर प्लैनेट्स, मून्स और लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार होते हैं। दोस्तों, अब विजुअलाइज कीजिए, एक सुपरमासिव स्टार के कोर में हाइड्रोजन फ्यूजन तेजी से चल रहा है। आउटर लेयर्स में लाइट और हीट फैल रही है और नेबुला के सराउंडिंग क्लाउड्स ग्लोइंग और कॉम्प्रेस हो रहे हैं। यही कॉस्मिक डांस स्टार्स की एनर्जी और यूनिवर्स की डायनामिक्स को डिफाइन करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन ही स्टार्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को बैलेंस करता है, ग्रेविटेशनल कोलैप्स को रोकता है और स्टार को स्टेबल बनाता है। जब फ्यूजन एग्जॉस्ट हो जाता है तो स्टार एवोल्यूशन का नेक्स्ट फेज शुरू होता है, जैसे रेड जायंट, सुपर जायंट, प्लैनेटरी नेबुला या सुपरनोवा। दोस्तों, यह फ्यूजन प्रोसेस ही यूनिवर्स का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। ये एनर्जी लाइट, हीट और रेडिएशन के रूप में पूरे कॉस्मोस में ट्रैवल करती है और लाइफ, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के फॉर्मेशन में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है। अगले स्टेप में हम एक्सप्लोर करेंगे स्टार्स के डेथ और उनके इम्पैक्ट ऑन यूनिवर्स, जैसे सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स और केमिकल एनरिचमेंट। दोस्तों, अब हम यूनिवर्स के सबसे ड्रामेटिक और पावरफुल प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, जहां स्टार्स अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं और अपनी शक्ति और ऊर्जा के अद्भुत प्रदर्शन से कॉस्मोस को बदल देते हैं। कल्पना कीजिए, एक सुपर जायंट स्टार, अपने कोर में फ्यूजन पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है। हाइड्रोजन, हीलियम और बाकी एलिमेंट्स फ्यूजन के लिए तैयार नहीं। स्टार अब ग्रेविटेशनल कोलैप्स की ओर बढ़ रहा है। इस समय स्टार का कोर अचानक कॉम्प्रेस होता है, टेम्परेचर और प्रेशर एक्सट्रीम हो जाता है और आउटर लेयर्स अचानक एक्सप्लोड करती हैं। ये हाई है सुपरनोवा, यूनिवर्स में सबसे एनर्जेटिक और स्पेक्टेक्युलर फिनोमेना में से एक। दोस्तों, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये क्रिएशन का भी कारण है। इस एक्सप्लोजन से हैवी एलिमेंट्स जैसे आयरन, गोल्ड, यूरेनियम यूनिवर्स में फैलते हैं और ये फ्यूचर स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं।
मैसिव स्टार्स के लिए सुपरनोवा के बाद कोर न्यूट्रॉन स्टार बनता है और एक्सट्रीम केसेस में ब्लैक होल का निर्माण होता है। ये फिनोमेना यूनिवर्स की स्ट्रक्चर, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और एवोल्यूशन को रीडिफाइन करते हैं। अब सोचिए, नेबुला और सराउंडिंग स्टार्स पर इसका प्रभाव। एक्सप्लोजन से सराउंडिंग गैस और डस्ट कॉम्प्रेस होते हैं और नए स्टार्स जन्म लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। यही है कॉस्मिक रीसाइक्लिंग, स्टार्स की डेथ और बर्थ का एटर्नल साइकिल। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के कारण गैलेक्सीज में लाइट और रेडिएशन का बर्स्ट होता है और ऑब्जर्वर्स के लिए यह सबसे स्पेक्टेक्युलर सेलेस्टियल इवेंट बन जाता है। कुछ सुपरनोवा इतनी ब्राइट होती हैं कि अपनी गैलेक्सी में दिखाई देती हैं और कुछ तो कुछ महीनों तक लाइट एमिट करती हैं। दोस्तों, स्टेलर डेथ और सुपरनोवा से यूनिवर्स में एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है और केमिकल एनरिचमेंट के कारण फ्यूचर स्टार सिस्टम्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स फॉर्म होते हैं। हर सुपरनोवा एक कॉस्मिक टीचर की तरह यूनिवर्स को नई इंफॉर्मेशन देता है। यह प्रोसेस बताते हैं कि स्टार्स केवल लाइट और हीट ही नहीं देते, ये यूनिवर्स की हिस्ट्री और एवोल्यूशन को लिखते हैं। हर डेथ, हर एक्सप्लोजन एक नया चैप्टर क्रिएट करता है और नेबुला और मोलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर नेक्स्ट जनरेशन स्टार्स का जन्म होता है। अगले स्टेप में हम एक्सप्लोर करेंगे ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और एक्सोटिक स्टेलर रेमनेंट्स और किस तरह ये एक्सट्रीम स्टार्स यूनिवर्स के फिजिक्स और मिस्टरीज को डिफाइन करते हैं। दोस्तों, अब हम यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम और मिस्टेरियस ऑब्जेक्ट्स की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि स्टार्स की डेथ केवल एक एंड नहीं है, बल्कि यह एक नए डायमेंशन और पावर के प्रवेश का रास्ता भी है। कल्पना कीजिए, एक मैसिव स्टार सुपरनोवा के बाद कोलैप्स हो रहा है। उसका कोर कॉम्प्रेस होकर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, एक ऐसा स्टार जो लगभग पूरी तरह से न्यूट्रॉन्स से बना है और इसका डेंसिटी इतना एक्सट्रीम है कि एक टीस्पून मटेरियल का वजन अर्थ के कई बिलियन टन्स के बराबर होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत तेज रोटेट करते हैं और इनकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि यूनिवर्स में किसी और फेनोमेनन का तुलना नहीं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स पल्सार्स बन जाते हैं। ये रेगुलर इंटरवल्स में रेडिएशन एमिट करते हैं और यह कॉस्मिक लाइटहाउस की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर स्टार का मास न्यूट्रॉन स्टार से भी ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स इतना इंटेंस होता है कि कोर में ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती और यह स्पेस और टाइम के नियमों को पूरी तरह ट्विस्ट कर देता है। दोस्तों, ब्लैक होल्स केवल डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं हैं। ये यूनिवर्स में मैटर, एनर्जी और रेडिएशन की फ्लो को रेगुलेट करते हैं और उनके आसपास की अक्रीशन डिस्क्स, जेट्स और हाई एनर्जी फिनोमेना गैलेक्सीज के डायनामिक्स को डिफाइन करते हैं। कल्पना कीजिए, एक बाइनरी सिस्टम में न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल, इनके इंटरैक्शंस ग्रेविटेशनल वेव्स और रेडिएशन बर्स्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये इवेंट्स ह्यूमैनिटी के लिए ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए ट्रेजर हैं।
न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल फिजिक्स सिखाते हैं। ग्रेविटी, टाइम डायलेशन, एनर्जी ट्रांसफर और एक्सट्रीम कंडीशंस में मैटर और रेडिएशन का बिहेवियर, ये सब हमें स्टार्स, गैलेक्सीज और कॉस्मिक एवोल्यूशन समझने में मदद करता है। दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स यूनिवर्स के मोस्ट फैसिनेटिंग फिनोमेना हैं। ये हमें दिखाते हैं कि स्टार्स की डेथ केवल अंत नहीं है, ये नए एनर्जी पाथवेज, केमिकल एनरिचमेंट और कॉस्मिक इंटरैक्शंस का आधार हैं। अगले स्टेप में हम एक्सप्लोर करेंगे स्टार्स के इंटरैक्शंस, बाइनरी सिस्टम्स और गैलेक्सीज में उनके कलेक्टिव फिनोमेना, और कैसे ये स्टार्स यूनिवर्स के एवोल्यूशन को एक हार्मोनियस और डायनामिक रूप देते हैं। दोस्तों, अब हम यूनिवर्स के एक बड़े स्केल की ओर बढ़ते हैं, जहां स्टार्स केवल इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि वे गैलेक्सीज और कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स का हिस्सा बनते हैं। कल्पना कीजिए, मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस स्टार्स हैं। डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट मासेस, डिफरेंट लाइफ स्पैन्स, और ये सभी स्टार्स एक वास्ट स्ट्रक्चर में हार्मोनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। स्टार्स गैलेक्सीज को डिफाइन करते हैं। उनकी मास, ल्यूमिनोसिटी और रेडिएशन गैलेक्सीज के डायनामिक्स में योगदान देते हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज में स्टार्स स्पाइरल आर्म्स बनाते हैं, और स्टार फॉर्मिंग रीजन्स, नेब्यूला और क्लस्टर्स में कॉन्डेंस्ड होते हैं। इलिप्टिकल गैलेक्सीज में स्टार्स मोस्टली ओल्ड और रेड ड्वार्फ्स होते हैं। ये गैलेक्सीज जनरली लेस एक्टिव होते हैं, और न्यू स्टार फॉर्मेशन कम होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन से गैलेक्सीज की कलर, ब्राइटनेस और एवोल्यूशन प्रभावित होती है। स्टार्स केवल लाइट सोर्स नहीं हैं, ये गैलेक्सीज के केमिकल कॉम्पोजिशन और एवोल्यूशन में भी योगदान देते हैं। मैसिव स्टार्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के माध्यम से हेवी एलिमेंट्स स्कैटर करते हैं, और फ्यूचर स्टार सिस्टम्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स का निर्माण पॉसिबल होता है। दोस्तों, गैलेक्सी क्लस्टर्स में स्टार्स की इंटरैक्शंस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर और कॉस्मिक वेव की फॉर्मेशन में मदद करती हैं, और डार्क मैटर और एनर्जी के इंटरैक्शंस को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। स्टार्स गैलेक्सीज में एनर्जी बैलेंस, ल्यूमिनोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रेडिएशन एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, और उनके डेथ और बर्थ साइकिल गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को कंटिन्यूअस बनाए रखते हैं। कल्पना कीजिए, एक स्पाइरल गैलेक्सी के कोर में मैसिव स्टार्स और ब्लैक होल्स, आउटर आर्म्स में यंगर स्टार्स और नेब्यूला। ये कलेक्टिव स्टेलर स्ट्रक्चर गैलेक्सीज को शेप देते हैं, और यूनिवर्स की डायनामिक्स और हार्मनी में कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, स्टार्स केवल सुंदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये गैलेक्सीज के एवोल्यूशन, स्ट्रक्चर, केमिकल एनरिचमेंट और कॉस्मिक फिनोमेना के मूल आधार हैं, और इनके स्टडी से हम यूनिवर्स की जटिलता, डाइवर्सिटी और इंटरकनेक्टेडनेस को समझ सकते हैं। अगले और अंतिम स्टेप में हम इस स्टेलर जर्नी का रैप अप करेंगे, एक कॉस्मिक आउट्रो के साथ, जहां हम स्टार्स के पूरे लाइफ साइकिल, एवोल्यूशन और कॉस्मिक इंपॉर्टेंस को समराइज करेंगे, और यूनिवर्स की इस अद्भुत कहानी का अनुभव लेंगे। दोस्तों,
अब हम अपने स्टेलर जर्नी के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जहां हम स्टार्स के जन्म, जीवन और मृत्यु की पूरी कहानी को समराइज करेंगे। कल्पना कीजिए, एक स्मॉल हाइड्रोजन क्लाउड नेब्यूला में यह धीरे धीरे कोलैप्स होकर पहला स्टार बनाता है, और इसी स्टार ने सेंचुरीज तक लाइट, एनर्जी और मैटर को यूनिवर्स में फैलाया। स्टार्स ने गैलेक्सीज को शेप दिया, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स ने हैवी एलिमेंट्स और फ्यूचर स्टार्स के लिए फाउंडेशन बनाया। मैसिव स्टार्स ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स में ट्रांसफॉर्म हुए, और ये एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स हमें फिजिक्स के सबसे मिस्टेरियस और फैसिनेटिंग रूल्स सिखाते हैं। स्टार्स केवल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये यूनिवर्स की रिदम, टाइमिंग और हार्मनी को डिफाइन करते हैं। हर स्टार अपने मास, टेम्परेचर और लाइफ स्पैन के अनुसार यूनिवर्स में अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। स्टार्स ने हमें यह सिखाया कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, लाइट और डार्कनेस, बर्थ और डेथ, ये सब कॉस्मोस के नेचुरल साइकिल के हिस्से हैं। और यही साइकिल नए स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ के लिए रास्ता बनाता है। दोस्तों, हमने इस जर्नी में देखा नेब्यूला में स्टार फॉर्मेशन, स्टेलर क्लासिफिकेशन और टाइप्स, मास, लाइफ स्पैन और फ्यूजन प्रोसेस, डेथ, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स, और फाइनली स्टार्स का गैलेक्सीज में कॉस्मिक रोल। इन सभी स्टेजेस से हमें यूनिवर्स की अद्भुत कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी और इंटरकनेक्टेडनेस का अनुभव हुआ। हर स्टार, चाहे छोटा हो या मैसिव, अपने तरीके से यूनिवर्स की स्टोरी में भाग ले रहा है। अब जब आप रात के आसमान में स्टार्स देखें, तो केवल लाइट और कलर ही नहीं देखें, बल्कि उनके बिहाइंड की कॉस्मिक हिस्ट्री, केमिकल प्रोसेसेस और एवोल्यूशन को महसूस करें, और समझें कि हर स्टार, हर नेब्यूला, हर गैलेक्सी यूनिवर्स के अद्भुत डांस का हिस्सा है। दोस्तों, यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि यूनिवर्स अनंत मिस्ट्रीज और डिस्कवरीज से भरा हुआ है, और ह्यूमन क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक स्टडी इन मिस्ट्रीज को धीरे धीरे अनरावल करती है। तो इस स्टेलर जर्नी के अंत में मैं संदीप अनंत इन्फिनिट आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे साथ इस कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन में कदम रखा। याद रखें, यूनिवर्स हमेशा इवॉल्विंग है, और स्टार्स हमेशा हमें ज्ञान, इंस्पिरेशन और ऑ प्रदान करते रहेंगे। दोस्तों, बने रहें क्यूरियस, एक्सप्लोर करते रहें, और स्टार्स के अद्भुत कॉस्मोस में अपने ज्ञान को विस्तार दें। धन्यवाद, और अपना ख्याल रखें।